शराब घोटाले मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर रविवार को शिकंजा कसा गया, जिसके बाद सोमवार को उन्हें राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने सिसोदिया को 5 दिन की सीबीआई रिमांड पर भेज दिया है। अब सिसोदिया 4 मार्च तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे। बता दें कि आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया था। मनीष सिसोदिया को आपराधिक साजिश रचने, खातों की हेराफेरी, शराब माफियाओं के हित को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाने, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, सरकारी कर्मचारी से रिश्वत लेने आदि धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। शराब घोटाले के सिलसिले में रविवार को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार किया। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के विरोध में सोमवार को आम आदमी पार्टी ने देशव्यापी स्तर पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं आम आदमी पार्टी इस पूरे वाकये को लेकर केंद्र सरकार पर हमलावर है। आपने कहा है कि अडानी से ध्यान हटाने के लिए कार्रवाई। सिसोदिया की गिरफ्तारी के दौरान हिरासत में लिए गए सभी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को फतेहपुर बेरी थाने में रखा गया था। सोमवार को इन सभी को रिहा कर दिया गया। इसमें राज्यसभा सांसद संजय सिंह और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय भी शामिल थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के परिवार की मुश्किलें बढ़ती दिख रही हैं। नौकरी के बदले जमीन लेने के घोटाले को लेकर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेते हुए लालू यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, उनकी बेटी मीसा भारती समेत अन्य लोगों को सोमवार को समन जारी किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 15 मार्च को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि 2004 से 2009 के बीच लालू प्रसाद यादव यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे। आरोप है कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए रेलवे में भर्ती घोटाला हुआ। कहा जा रहा है कि नौकरी लगवाने के लिए आवेदकों से जमीन और प्लॉट लिए गए थे। पीएम मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तकनीक का उपयोग करके जीवन को आसान बनाने वाले बजट पर वेबिनार को संबोधित करेंगे। वेबिनार का नेतृत्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और सह नेतृत्व उद्योग आंतरिक संवर्धन विभाग यानी DPIIT करेगा। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, DPIIT, न्याय विभाग, दूरसंचार विभाग, व्यय विभाग और वाणिज्य विभाग के लिए थीम और विशिष्ट खान-पान से संबंधित बजट घोषणाओं पर चर्चा शामिल होगी। पीएम मोदी सोमवार को कर्नाटक के दौरे पर थे। इस दौरान पीएम मोदी ने शिवमोगा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा को जन्मदिन पर खास अंदाज में बधाई दी। पीएम मोदी ने बेलगावी में एक रोड शो भी किया। एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने कहा, आज शिवमोगा को अपना हवाई अड्डा मिल गया है। उन्होंने कहा कि हवाई अड्डा युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करेगा। बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे का अपमान किया है। खड़गे का मैं बहुत सम्मान करता हूँ। पूर्वोत्तर में चुनाव हो चुके हैं। अब 2 मार्च को नतीजे आएंगे। ऐसे में किसकी सरकार बनेगी और कौन विपक्ष में बैठेगा, इसको लेकर कई एग्जिट पोल सामने आए हैं। त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन सत्ता में आ सकता है। यहाँ बीजेपी को 36 से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं। सीपीएम को 6 से 11 सीटों पर जीत मिल सकती है, तो वहीं टीएमपी को 9 से 16 सीटों पर जीत का अनुमान बताया जा रहा है। बता दें कि त्रिपुरा में 60 विधानसभा सीटें हैं और 59 पर मतदान हुआ था। वहीं त्रिपुरा को लेकर जी न्यूज और मेट्राइज एग्जिट पोल क्या कहता है, एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। इस एग्जिट पोल में बीजेपी गठबंधन को 29 से 36 सीटें मिलती दिख रही हैं। सीपीएम और उसके सहयोगियों को 13 से 21 सीटें, टीएमपी को 11 से 16 सीटें और अन्य को 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान है। तो वहीं न्यूज 18 और सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक त्रिपुरा में यहां भी बीजेपी और उसके सहयोगियों को 36 से 45 सीटें मिलने का अनुमान है। सीपीएम गठबंधन को 8 से 13 सीट पर जीत मिल सकती है और टीएमपी को 6 से 11 सीटों पर जीत का अनुमान जताया जा रहा है। मतलब साफ है कि बीजेपी यहां सरकार बना सकती है। मेघालय पूर्वोत्तर का एक और राज्य है जहां चुनाव हुआ, लेकिन यहां सरकार किसकी बनेगी, एक नजर यहां पर भी डालते हैं। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 6 से 12 सीटें, एनपीपी को 18 से 24 सीटें, कांग्रेस को 6 से 12 सीटें और अन्य को 4 से 8 सीटों पर जीत मिल सकती है। वहीं जी न्यूज और मैट्रिक्स के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 6 से 11, एनपीपी को 21 से 26, टीएमसी को 8 से 13 और कांग्रेस को 3 से 6 सीटें, इसके साथ अन्य को 10 से 19 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं बात नागालैंड की करें तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया एग्जिट पोल ने बीजेपी को 38 से 48 सीटें दी हैं। कांग्रेस को 1 से 2 सीटों पर जीत दिखाई गई है। एनपीएफ को 3 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं और अन्य को 5 से 15 सीटों पर जीत का अनुमान है।
वहीं जी न्यूज और मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 35 से 43 सीटें, एनपीएफ को 2 से 5 सीटों पर जीत मिलती दिख रही है और एनपीपी को 0 से 1 सीट मिल सकती है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस 1 से 3 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य को 6 से 11 सीट तक मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। बिहार सरकार के चर्चित होमगार्ड आईजी विकास वैभव और डीजी होमगार्ड शोभा अहोटकर मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आईजी विकास वैभव का तबादला होमगार्ड से पुलिस मुख्यालय में कर दिया गया है। विकास वैभव के साथ होमगार्ड आईजी विनोद कुमार का भी तबादला कर दिया गया है। हालांकि मुख्यालय में अभी इन्हें किसी पद पर नहीं रखा गया है, वेटिंग फॉर पोस्टिंग रखा गया है। वैभव का होमगार्ड डीजी शोभा अहोटकर से विवाद मामले ने काफी तूल पकड़ा था। बता दें कि शोभा अहोटकर ने पहले ही विकास वैभव को शो कॉज नोटिस जारी किया था और सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने सोमवार को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया। आज विजय चौधरी बिहार का बजट पेश करेंगे। पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में ये बताया गया है कि बिहार काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र की सहायता नहीं मिलने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सकुशल नेतृत्व की वजह से विकास दर में तेजी दर्ज की गई है। एक तरफ जहां राज्य सरकार बजट में अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी कानून व्यवस्था, शिक्षा, अभ्यर्थियों की नियुक्ति, 20 लाख रोजगार देने के वायदे, परीक्षाओं के पेपर लीक होने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा आज से पश्चिमी चंपारण के भितिहरवा स्थित बापू आश्रम से विरासत बचाओ नमन यात्रा शुरू करेंगी। पहले चरण में यात्रा 5 मार्च तक कई जिलों से गुजरेगी। यात्रा का दूसरा चरण 15 मार्च से शुरू होगा। पहले चरण की यात्रा का समापन 6 मार्च को सिवान में होगा। यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत 15 मार्च को पटना से होगी और 20 मार्च को अरवल में उसका समापन होगा। चर्चा है कि यात्रा के दौरान कुशवाहा भविष्य की रणनीति पर अपने समर्थकों के साथ जनता का मन मिजाज टटोलेंगे। ब्रज क्षेत्र के बरसाने में आज से लठमार होली कड़ी सुरक्षा के बीच मनाई जाएगी। वहीं अगले दिन लठमार होली नंद गांव में नंद भवन में होगी। इसके लिए जिला प्रशासन ने बरसाने में 2750 पुलिसकर्मियों के तैनात करने का निर्णय लिया है। बरसाने गांव में खेली जाने वाली लठमार होली भगवान श्री कृष्ण के काल से ही चली आ रही है। वहीं पुलिस के मुताबिक पूरे कस्बे को 6 जोन और 14 सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें झांसी, कानपुर, अलीगढ़, मेरठ और सहारनपुर शामिल है। अतिरिक्त खुफिया विभाग के पुलिसकर्मी भी सादे कपड़ों में रहकर निगरानी करते रहेंगे। ई ट्रेडिंग और राइट टू रिकॉल समेत अन्य मांगों को लेकर हरियाणा सरकार और सरपंचों के बीच हुई बैठक बेनतीजा रही। इसके बाद सरपंचों ने सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। सरपंचों ने कहा है कि अगर आज दोपहर 12 बजे तक कोई समाधान नहीं निकाला गया तो 1 मार्च यानी कल वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। बता दें कि सरकार और सरपंचों के बीच हुई बैठक करीब 3 घंटे तक चली। विकास और पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ई ट्रेडिंग के फायदे गिनाते रहे, जबकि सरपंच एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंत्री के सरपंचों को लेकर बोले शब्दों की निंदा करते रहे। यूपी के बिजनौर में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं की तस्करी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जहां तस्करी करते हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 32 कछुए बरामद किए गए हैं। दरअसल चेकिंग के दौरान वहां से गुजर रहे 2 बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया गया। दोनों बाइक सवार युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, तभी बाइक पर रखा एक प्लास्टिक का कट्टा वहीं गिर गया, जिसमें 32 कछुए बरामद हुए। इन कछुओं को दिल्ली ले जाया जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है। गुजरात के सूरत में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता मिली है, जहां सूरत शहर क्राइम ब्रांच ने लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा गैंग के 7 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। बता दें क्राइम ब्रांच ने गुप्त सूचना के आधार पर 7 लोगों को पकड़ा जो सूरत के पिपलौद में पहचान छिपाकर रह रहे थे। दरअसल लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा और देवेंद्र शेखावत के गुर्गे राजस्थान छोड़कर गुजरात में आसरा लेने की कोशिश में थे। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का संपर्क तोड़कर ये लोग मोबाइल बंद कर गुजरात में छिपे थे। तभी क्राइम ब्रांच ने आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल पुलिस इन आरोपियों से पूछताछ कर रही है। बिहार के कटिहार से पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल महिला कांस्टेबल प्रभा भारती के हत्याकांड का मुख्य आरोपी छोटू उर्फ हसन और सज्जाद को कटिहार पुलिस ने महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, मृतका कांस्टेबल की हत्या 8 फरवरी को कोड़ा प्रखंड के भटवाड़ा NH 81 पर कर दी गई थी, जिसके बाद स्पेशल टीम का गठन किया गया था। वहीं करीब देश के 12 राज्यों और अलग अलग टोल प्लाजा पर लगे लगभग 200 CCTV फुटेज के आधार पर महाराष्ट्र के नागपुर से चलती ट्रेन से मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
पंजाब के पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी में सोमवार दोपहर को 2 गुटों में खूनी भिड़ंत हो गई, जिसमें एक बीटेक छात्र की हत्या कर दी गई जबकि एक अन्य बुरी तरह से घायल हो गया। ये वारदात यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के बाहर हुई। हमला करने वालों में कॉलेज की छात्र और कुछ बाहरी भी शामिल थे। मारे गए छात्र की उम्र 20 साल है, जिसका नाम नवजोत सिंह बताया जा रहा है और वो पटियाला के नाभा का रहने वाला था। नवजोत 6ठे सेमेस्टर में पढ़ाई कर रहा था। घटना सोमवार करीब दोपहर 12 बजे की बताई जा रही है। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान पर एक बार फिर से गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। देश की शीर्ष जांच एजेंसी ने इमरान खान पर अपनी पार्टी के खिलाफ प्रतिबंधित फंडिंग मामले में अदालती सुनवाई से बचने के लिए अपनी अंतरिम जमानत का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी CPN-UML ने पुष्पकमल दहल प्रचंड की सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। वहीं सत्तारूढ़ गठबंधन का समर्थन करने वाली राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी पहले ही सरकार से अपना समर्थन वापस ले चुकी है। UML के वाइस चेयरमैन विष्णु पोडेल का कहना है कि हाल ही के दिनों में उनकी पार्टी के मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री का व्यवहार ठीक नहीं है, जिसके चलते उन्हें सरकार से समर्थन वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।